हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एमजीसीआई की प्रतिज्ञा टेस्ट सीरीज में, जहां पे अब चालू हो गए हैं हमारे फुल लेंथ टेस्ट। जहां पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं फुल लेंथ टेस्ट नंबर 6। चलिए शुरू करते हैं आज का पेपर। देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है रीड दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें उनमें से चुनने हैं कि हाउ मेनी ऑफ अबव स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, है ना। कि ऊपर कुछ कथन दिए गए हैं और इन कथनों में से हमें क्या चुनना है, हमें चुनना है कि उसमें से असत्य कथन जो है वो कौन से हैं। एक एक करके देखते हैं। पहला दिया गया है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम डिवाइड्स इन सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। कि जो परधीय तंत्र का तंत्र है वो कायिक व स्वायत्त तंत्र का तंत्र में बढ़ता है। देखिए एनसीईआरटी की बात करें, जहां पे उन्होंने शुरुआत में जो बांटा है वो पेरिफेरल को इन्हीं दो भाग में बांटा है, लेकिन बाद में जाकर के एनसीईआरटी ने विसरल नर्वस सिस्टम को भी इसमें इंक्लूड करा है। लेकिन अगर हम इस स्टेटमेंट की बात करें तो ये स्टेटमेंट एज इट इज जो पहले हाफ में उन्होंने लिखा है वो सही लिखा है। दूसरे में दिया गया है सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स ब्रेन, ये बात सही है। कि केंद्रीय तंत्र का तंत्र में मस्तिष्क शामिल है, ये बात सही है। लेकिन जो दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा है वर्टिब्रल कॉलम, ये पॉइंट गलत है। कि वर्टिब्रल कॉलम उसमें शामिल नहीं है, उसमें मेरुदंड जो है वो शामिल नहीं है, जबकि मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड उसमें शामिल है। मतलब ये वाला स्टेटमेंट हमारा कैसा हो जाता है, गलत हो जाता है। नेक्स्ट में लिखा है एफरेंट नर्व फाइबर्स ट्रांसमिट इंपल्स फ्रॉम सीएनएस, कि सीएनएस से जाते हैं, वाइस वर्सा इज ऑल्सो करेक्ट। तो ऐसा नहीं है, जो सीएनएस तक जाते हैं और सीएनएस से आते हैं उन्हें बोला जाता है मिक्स्ड। जबकि यहां पर अगर हम एफरेंट की बात करें या हिंदी में जो कहा गया है अविवाही तंत्र का तंतु, तो अविवाही तंत्र का तंतु वो होते हैं जो आवेगों को या संवेदी सूचनाओं को केंद्रीय तंत्र का तंत्र तक ले जाते हैं। मतलब ये स्टेटमेंट भी हमारा कैसा है, गलत है। और हमें चुनना क्या था, गलत। तो यही आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि बी और सी कैसे हैं, गलत है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, बी है। नेक्स्ट पे चलते हैं कि अरेंज द इवेंट ऑफ कीमोगेनी एंड बायोगेनी गिवन बिलो इन करेक्ट ऑर्डर, कि नीचे दी गई रासायनिक विकास एवं जैव विकास की घटनाओं को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। पहले में दिया गया है ऑरिजिन ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, तो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पहले आए थे। फिर ऑरिजिन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक, ये बाद में आए हैं। ऑरिजिन ऑफ लिविंग जाइंट मॉलिक्यूल्स, ऑरिजिन ऑफ फ्री एटम। देखिए अगर हम ऑरिजिन ऑफ लाइफ की बात करें तो जो ओपेरन और हेल्डन थ्योरी में कहा गया था, तो शुरुआत उन्होंने जो करी थी वो करी थी कहां से, एटॉमिक स्टेज से, परमाणु अवस्था से। किस अवस्था से करी थी, मुक्त परमाणुओं से करी थी। मतलब हमारा जो पहला स्टेटमेंट आएगा वो आएगा क्या, डी। अब यहां पे हमें ऐसा कहां दिख रहा है, वो दिख रहा है बी और डी में। अब बी और डी में देखें तो डी ए बी ये तो कॉमन है। मतलब हमारा सीक्वेंस क्या आएगा, हमारा पहला पॉइंट होगा क्या, ये होगा। दूसरा होगा ऑरिजिन ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक, फिर आएगा क्या, ऑरिजिन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक। अब डिफरेंस कहां है, क्योंकि एफ तो दोनों में लास्ट में आ रहा है, डिफरेंस है इसमें या इसमें। मतलब हमारा सी और ई जो है यहां पे डिफरेंस है। डिफरेंस में आप देखें कि ऑरिजिन ऑफ प्रीबायोटिक सूप, हेल्डेन ने प्रीबायोटिक सूप कहां तक इस्तेमाल करा था, जहां पर अमाइनो एसिड वगैरह जैसी चीजें पानी में मिली हुई थी, उसके लिए उन्होंने शब्द इस्तेमाल करा था प्रीबायोटिक सूप। उसके बाद आए थे हमारे जाइंट मॉलिक्यूल जिन्हें माइक्रोस्फीयर या क्वाइसर वेट कहा जाता है। मतलब हमारा जो है जो प्रीबायोटिक सूप है, जो ई है वो पहले आएगा और सी जो है वो बाद में आएगा। तो हमारा करेक्ट सीक्वेंस क्या हो जाएगा, यहां पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच। हमें यहाँ पे ढूंढना है क्या, करेक्ट मैच। 3 कॉलम हमारे पास दिए गए। एक में दिए गए हैं क्या हमारे पैथोजेंस, कि वो बैक्टीरिया है, वायरल है, प्रोटोजोआन है या हेलमिंथ है। यहां पे उनके एग्जाम्पल दिए गए हैं और यहां पर ये दिया गया है कि आखिर वो इन्फेक्शन कहां फैला रहे हैं। जैसे पहला दिया गया है कि बैक्टीरिया, तो प्लाज्मोडियम हमारा क्या हो जाता है, प्रोटोजोआन। वुचेरेरिया हमारा क्या है, हेलमिंथिस। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी ये क्या है, बैक्टीरिया। और राइनो वायरस के तो नाम में ही लिखा हुआ है क्या, वायरस। ठीक है। मतलब हमारा फर्स्ट का क्या मिल रहा है, सी, जो हमें देखने में मिल रहा है कहां पर, फर्स्ट वाले में ही। फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लो, ये बैक्टीरिया कौन है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। और ये डिसीज कहां पे पहुंचाता है, इन्फेक्शन ऑफ लंग्स, निमोनिया।
एनसीईआरटी में इसके बारे में दिया गया है, न्यूमोनिया। 2 कर दिया है डी कि वायरस कौन सा है, राइनो वायरस, और ये बीमारी कहां फैला रहा है, इन्फेक्शन ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, नोज में। 3 में दिया है ए प्रोटोजोआन, कौन है, प्लाज्मोडियम, और ये क्या करवाता है, मलेरिया, और मलेरिया में क्या होता है, फीवर विद चिल, ठिठुरन के साथ बुखार, ज्वर। और चौथा दिया है क्या, हेलमिंथिस, वो कहना वुचेरेरिया वैनक्राफ्टी, जिससे जो बीमारी होती है वो कौन सी है, एलिफेंटियासिस या हाथी पांव रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में हमारे में दिया गया है मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2। यहां पर 2 दिए गए हैं, जैसे एक है हमारे पास क्या, एड्स, कि एड्स जो है वो कैसे हो रहा है, एंटीबॉडीज ट्रांसफर थ्रू प्लेसेंटा, ये नहीं है, थ्रू ब्लड ये हो सकता है, मतलब हमारा एड्स के आगे क्या आएगा, सेकंड आएगा। एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी, देखिए एक्टिव या सक्रिय प्रतिरक्षा में क्या होता है कि जहां पर हमारा शरीर ही खुद क्या बनाता है, एंटीबॉडी बनाता है, और ऐसा कब होता है, या तो आपको प्राकृतिक रूप से क्या हुआ हो, संक्रमण, या फिर क्या हुआ हो, वैक्सीनेशन। अब यहां पर देखें कि एंटीबॉडीज ट्रांसफर थ्रू प्लेसेंटा, यहां पर डायरेक्ट क्या ट्रांसफर हो रही है, एंटीबॉडी, तो क्या ये सक्रिय या एक्टिव हो सकता है, नहीं। बनी बनाई जो एंटीबॉडी है वो कहां ट्रांसफर होती है, वहां पर पैसिव में, मतलब यहां पर पैसिव वाला हमारा क्या आएगा, फर्स्ट। विद इन्फेक्टेड वाटर एंड फूड, ये क्या हो सकता है, एस्केरियासिस, मतलब ये हो जाएगा हमारा थर्ड। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद पैथोजेंस, ये हो गया इन्फेक्शन दैट हैव एंटर्ड इनसाइड बॉडी, मतलब ये हो जाएगा हमारा क्या, 4। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या मिला, 2 4 1 3, जो हमें देखने को मिल रहा है 2 4 1 3, यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, ये हमारे काम की चीज है कि शरीर के बाहर 2 प्रकार से फर्टिलाइजेशन होता है, एक इन विवो फर्टिलाइजेशन और एक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में जो निषेचन होता है वो होता है शरीर के बाहर, और इन विवो फर्टिलाइजेशन में जो निषेचन होता है वो होता है शरीर के अंदर। तो यहां पर जो फर्टिलाइजेशन पूछा है वो कहां पूछा है, आउटसाइड द बॉडी, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि बाह्य पात्रे वाला। द मेमोरी ग्लैंड्स आर पेयर्ड स्ट्रक्चर, ये बात सही है। दैट कंटेंट ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट, ऐसा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है क्लियरली कि स्तन ग्रंथियां युग्मित संरचना है, ये बात सही है। इसमें ग्रंथिल ऊतक पाया जाता है, ये बात भी सही है, और विविध मात्रा में वसा भी होती है। और इसमें पूछा क्या गया है, द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड, तो एनसीईआरटी में दिया है विच इज डिवाइडेड इनटू 15 to 20 मेमोरी लॉब्स, जो 15 से 20 मेमोरी लॉब्स में विभाजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है मीनार्क क्या होता है। देखिए मीनार्क कंडीशन वो होता है, जैसे हिंदी में एनसीईआरटी ने लिखा है रजो दर्शन, पहली बार जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है उस कंडीशन को कहा जाता है मीनार्क कंडीशन। देखते हैं ऑप्शन में क्या है, एन आर्क फॉर्म्ड बाय वास्ट डिफरेंस, तो ये तो मेल की बात होगी, वास्ट डिफरेंस या स्मॉल मेम्ब्रेन ऑन सर्विक्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन, कि मासिक धर्म का प्रारंभ होना ही क्या कहलाता है, मीनार्क कहलाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, इस पे सी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। मैच दी कॉलम 1 विद कॉलम 2, कॉलम 1 को 2 से मिलान कीजिए। यहां पर कुछ हार्मोन्स लिखे हुए हैं, एडीएच, एसीटीएच, एल्डोस्टेरोन और इंसुलिन, और यहां पर उनके बारे में कुछ लिखा गया है। जैसे अगर हम एडीएच की बात करें तो यहां पर एडीएच क्या करवाएगा, एडीएच की डिफिशियंसी से डायबिटीज इंसिपिडस होता है, मतलब यहां पे क्या हो जाएगा 4। एसीटीएच एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, और एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन क्या करवाता है, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के फॉर्मेशन के लिए प्रेरित करता है, तो यहां पे हो जाएगा फर्स्ट। एल्डोस्टेरोन हमारा क्या है, वो एक मिनरेलोकॉर्टिकॉइड है, और इंसुलिन की कमी से क्या होता है, डायबिटीज मेलाइटस होता है। तो करेक्ट सीक्वेंस हमारे पास क्या निकल के आया, 4 1 2 3, जो हमें देखने को मिल रहा है सी में। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, सी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, हमें ढूंढना है क्या सही, कि निम्न में से कौन सा वाक्य न्यूरॉन की विश्रामावस्था के संदर्भ में सही है। देखिए
जब हम विश्राम अवस्था या रेस्टिंग कंडीशन की बात करते हैं तो एनसीईआरटी वहां पे लिखती है कि विश्राम अवस्था में जो झिल्ली होती है उसकी पारगम्यता पोटेशियम आयनों के लिए ज्यादा होती है और वहां पर सोडियम पोटेशियम आयन चैनल जो है वो खुले रहते हैं। सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो खुले रहते हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल जो है वो बंद रहते हैं। देखते हैं क्या क्या मिल रहा है कि आयन चैनल्स आर वर्किंग, आयन चैनल जो है वो कार्य कर रहे हैं, ये बात सही है। इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन थ्रू दी वोल्टेज गेटेड चैनल, कि सोडियम आयन का वोल्टेज गेटेड चैनल के द्वारा क्या हो रहा है, अंतर्गमन। तो विराम अवस्था में या रेस्टिंग कंडीशन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा कैसा हो गया, रॉन्ग हो गया। और क्या लिखा है, सोडियम पोटेशियम पंप आर वर्किंग, ये बात सही है कि सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो कार्य कर रहे हैं। टू ट्रांसपोर्ट 3 पोटेशियम आयन आउट एंड 2 पोटेशियम आयन इनसाइड, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। 3 सोडियम बाहर की तरफ जाते हैं और 2 पोटेशियम अंदर की तरफ आते हैं, ऐसा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। नेक्स्ट, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स आर ओपन टू मेंटेन नेगेटिवली चार्ज, तो वोल्टेज गेटेड चैनल रेस्टिंग कंडीशन में ओपन नहीं होते हैं। नेक्स्ट, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन इज -70 मिलीवोल्ट। हाँ, ये बात सही है कि विश्राम अवस्था में अगर हम इसके कला विभवांतर की बात करें तो -70 मिलीवोल्ट होता है। मतलब हमारे दो स्टेटमेंट सही हैं, कौन सा, ए वाला और ई वाला। ये हमें देखने को मिल रहा है कहां, डी में। मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या है इसमें, डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, हमारे काम की चीज ये है। फॉर वर्टिब्रोकॉन्ड्रल, कि मानव में वर्टिब्रोकॉन्ड्रल पसलियों की लिए कौन सा कथन सही है। देखिए हमारे पास वहां पे एनसीईआरटी में क्या लिखा है, एक वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स दी हैं, ऐसी पसलियां, ऐसी रिब्स जो पीछे वर्टिब्रल कॉलम से और आगे किससे जुड़ती है, स्टर्नम से, उन्हें बोला जाता है वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। दूसरी होती है वर्टिब्रल कॉन्ड्रल। वर्टिब्रोकॉन्ड्रल वो होती हैं जो पीछे की सतह में, पृष्ठ सतह में किससे, वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी होती है और अधर सतह में कार्टिलेज से जुड़ी होती है, 7वीं पसली से, एक दूसरे की सहायता से। 8वीं, 9वीं और 10वीं, याद रखिएगा। 11वीं और 12वीं को एनसीईआरटी ने बोला है फ्लोटिंग रिब्स, जो अधर सतह में किसी से जुड़ी हुई नहीं रहती, विच आर नॉट अटैच्ड ऑन वेंट्रल साइड्स। दीज आर 9th 10th एंड 11th पेयर, ये बात गलत है। वो 8th 9th और 10th है कि ये 9वीं 10वीं और 11वीं जोड़ी होती है, नहीं, वो 8वीं 9वीं और 10वीं होती है। दे आर कनेक्टेड डॉर्सली विद स्टर्नम, ये बात भी गलत है क्योंकि स्टर्नम डॉर्सल पे नहीं होता, वो वेंट्रल पे होता है। कि ये पृष्ठ में स्टर्नम से जुड़ी होती है। दे डू नॉट आर्टिकुलेट डायरेक्टली विद द स्टर्नम बट ज्वाइन द 7th रिब विद द हेल्प ऑफ हाइलन कार्टिलेज, कि ये सीधे स्टर्नम से ना जुड़कर 7वीं पसली से, ये बात सही है, हाइलन उपास्थि की सहायता से जुड़ी होती है। मतलब अभी तक हमारा जो सही स्टेटमेंट है वो क्या है, सी है, कि दे आर वेंट्रली कनेक्टेड टू द स्टर्नम, ये पॉइंट सही है। डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ हाइलन कार्टिलेज, तो ये वर्टिब्रोकॉन्ड्रल के लिए नहीं है, ये वर्टिब्रो स्टर्नल के लिए है। मतलब हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है, सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या दिया गया है, विच एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर आर फाउंड इन रोटिफर्स, कि अगर हम रोटिफर्स की बात करें तो एनसीईआरटी ने रोटिफर का जिक्र कहां करा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में रोटिफर, प्लेटीहेल्मिन्थीज, और वहीं पे एक शब्द लिखा है उन्होंने, सम एनिलिड्स हैव एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर प्रोटोनेफ्रिडिया। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है, सी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। एंजियोटेंसिन, अगर हम एंजियोटेंसिन की बात करें तो एनसीईआरटी ने लिखा है कि एंजियोटेंसिन सेकंड इज ए वैसोकंस्ट्रिक्टर, और अगर वो वैसोकंस्ट्रिक्टर है मतलब वो ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है। देखते हैं क्या लिखा है, डिक्रीजेज ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर, अगर ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट किया जाएगा तो रक्तदाब कम नहीं होगा, रक्तदाब बढ़ जाएगा। मतलब हमारा सही क्या है, इंक्रीज्ड ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर, ये स्टेटमेंट कैसा है, सही है, कि गुच्छीय रुधिर दाब जो है वो बढ़ाता है, ये बात सही है। एनसीईआरटी में उसी पॉइंट के नीचे लिखा है कि गुच्छीय रुधिर दाब बढ़ने से जीएफआर भी बढ़ जाता है। मतलब डिक्रीजेस जीएफआर गलत है, इंक्रीजेस जीएफआर सही है।
कि जीएफआर को कम नहीं करता है, जीएफआर को बढ़ा देता है। वैसो कंस्ट्रक्टर है, ये बात सही है। मतलब हमारे करेक्ट स्टेटमेंट क्या मिल रही है, बी है, डी है और ई है। मतलब हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है, सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैच द टर्म्स गिवन अंडर कॉलम ए, यहां पर दो कॉलम दिए गए हैं, कॉलम ए और कॉलम बी, विद देयर फंक्शंस गिवन अंडर कॉलम बी एंड सेलेक्ट द आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। कि स्तंभ ए का सही शब्द स्तंभ बी से सही क्रियाकलाप से मिलान करें और सही विकल्प का चुनाव करें। देखते हैं क्या क्या है। एक है हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम, एक है पल्मोनरी वेन, एक है थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट्स को हम लोग प्लेटलेट के नाम से भी जानते हैं। और एक है हमारे पास लिम्फोसाइट, जो किसका टाइप है, जो कि डब्ल्यूबीसी का एक टाइप है। कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड या ऑक्सीजनित रक्त कौन लेकर जाता है, पल्मोनरी वेन। मतलब ये फर्स्ट वाला हमारा कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। इम्यून रिस्पॉन्स में कौन भाग लेता है, तो इम्यून रिस्पॉन्स में लिम्फोसाइट भाग लेती है। आपको पता होगा कि लिम्फोसाइट दो टाइप से दी होती है, एक बी लिम्फोसाइट और एक टी लिम्फोसाइट। तो इम्यून रिस्पॉन्स में कौन भाग ले रहा है, हमारे पास ये हो रहा है, टू ड्रेन बैक टू द टिश्यू फ्लूइड टू दी सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर आप देखिए तो ये जो डेफिनेशन दी गई है वो किसके लिए दी गई है, लिम्फेटिक सिस्टम के लिए। मतलब यहां पे आ जाएगा थर्ड, और जो बच गया वो हमारा क्या है, 4 है। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या, मतलब 3 1 4 2, जो हमें देखने को मिल रहा है 3 1 4 2। मतलब हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है, बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि न्यूरल सिग्नल फ्रॉम न्यूमोटैक्सिक सेंटर। न्यूमोटैक्सिक सेंटर के बारे में एनसीईआरटी में वहां पे मेंशन किया हुआ है कि न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो होता है वो इंस्पायरेशन की ड्यूरेशन को कम करके जो रेस्पिरेटरी रेट है उसको बढ़ा सकता है। अब इन्हीं शब्द को हमें यहां पे फिल करना है। सिग्नल फ्रॉम न्यूमोटैक्सिक सेंटर कैन रिड्यूस और इंक्रीज, तो यहां पर है रिड्यूस, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, रिड्यूस कर रहा है ड्यूरेशन ऑफ किसका, इंस्पायरेशन। रिड्यूस दी ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन एंड देयर बाय अल्टर दी रेस्पिरेटरी रेट। के श्वसन अनुचन केंद्र, मतलब ये हो गया हमारा क्या, न्यूमोटैक्सिक सेंटर, तंत्र का संकेत अंतर श्वसन की अवधि को घटा सकते हैं और इस प्रकार से श्वसन दर को परिवर्तित कर सकते हैं। मतलब हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है, करेक्ट आंसर इसमें हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टैडपोल लार्वा ऑफ फ्रॉग एक्सक्रीट ए, मतलब यहां पे एक कंपैरिजन किया गया है टैडपोल का। वाइल एडल्ट फ्रॉग एक्सक्रीट्स बी, ए एंड बी इन गिवन स्टेटमेंट। कि मेढक का टैडपोल लार्वा ए उत्सर्जित करता है जबकि वयस्क मेढक बी उत्सर्जित करता है। एनसीईआरटी में इसके लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया है, वहां पर उन्होंने जलीय उभयचर लिख के लिखा है। तो टैडपोल आप जानते हैं वो जल में ही रहता है, तो टैडपोल क्या हो जाएगा, अमोनोटैलिक, जबकि फ्रॉग जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यूरियोटैलिक। तो पहले ए में क्या आएगा, अमोनिया, और बी में क्या आएगा, यूरिया। मतलब हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कि विच ऑफ द फॉलोइंग एपिथेलियम इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ब्लड। कि निम्न में से कौन सी उपकला सीधे रक्त के संपर्क में रहती है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, डायरेक्ट नहीं पूछा गया, थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है। कि मान लीजिए हमारे पास ये एक ब्लड वेसल है, एक रक्त वाहिका है, और इस रक्त वाहिका के अंदर क्या भरा हुआ है, रक्त भरा हुआ है। तो जो रक्त भरा हुआ है वो इसकी अंदर वाली परत के संपर्क में आ रहा होगा, वही तो सीधे टच में है, क्योंकि आप जानते हैं उसके अलावा उपकला ऊतक को ब्लड सप्लाई डायरेक्टली नहीं जाती, वो अपनी ब्लड सप्लाई के लिए अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू पर डिपेंड करता है। लेकिन यहां पे आप देख पा रहे हैं कि जो ब्लड है वो रक्त वाहिका ब्लड वेसल की इनर लेयर के डायरेक्ट टच में है, और जो इनर लेयर होती है वो फ्लैट सेल्स की बनी होती है। मतलब हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, सल्की उपकला, स्क्वामस एपिथेलियम। एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया था पहले। नेक्स्ट, मैच दी फॉलोइंग कंडीशंस। कॉलम मैच करना है, कॉलम 1 और कॉलम 2। एक्जोसीटस इसे कहा जाता है क्या, फ्लाइंग फिश। टॉर्पीडो इसे कहा जाता है इलेक्ट्रिक ऑर्गन। कारकारेडोन इसे कहा जाता है ग्रेट व्हाइट शार्क। मतलब हमारा सी का क्या हो जाएगा, 4, जो हमें देखने को मिल रहा है कहां, ए और बी में। यहां पर ई का क्या हो जाएगा हमारा, ई का हो जाएगा हमारा सेकंड। मतलब हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है, बी है। ए का हमारे पास क्या है, 3,
प्रिस्टिस मतलब क्या है हमारे पास, सोफिस। और ट्राइगोन हमारे पास क्या है, ट्राइगोन है हमारे पास स्टिंग रे। कार्करेडोना है हमारे पास ग्रेट व्हाइट शार्क। टॉर्पीडो हमारे पास क्या हो गया, टी का हमारे पास हो गया फर्स्ट, और जो बच गया वो हमारे पास क्या हो गया, सेकंड। तो करेक्ट सीक्वेंस हमें कहां देखने को मिल रहा है, बी में देखने को मिल रहा है। डायरेक्ट एग्जांपल है एनसीईआरटी का। नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, हमें चुनना है क्या, करेक्ट, कि कथन एक तथा कथन दो के लिए सत्य विकल्प का चयन करें। देखते हैं, इन्होंने लिखा है कि वर्म लाइक मैराइन सिलिंड्रिकल एनिमल्स इंक्लूड्स इन फाइलम हेमिकॉर्डेटा। बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट एनसीईआरटी से एज इट इज उठाया गया है कि कृमि समान समुद्री बेलनाकार जंतु संघ हेमिकोडेटा में सम्मिलित है, और इसका एग्जाम्पल भी एनसीईआरटी ने दिया है, बेलेनोग्लोसस और सेकोग्लोसस। यहां पर देखें, इन एकाइनोडर्मेट्स, ये बात देख लेते हैं कि एकाइनोडर्मेट्स में माउथ प्रेजेंट ऑन लोअर साइड एंड एनस प्रेजेंट ऑन अपर साइड। ये बात भी सही है कि एकाइनोडर्मेटा में मुख कहां होता है, नीचे की ओर, तथा एनस कहां होती है, ऊपर की ओर। मतलब हमारे स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड दोनों ही कैसे हैं, सही है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि कथन एक तथा कथन दोनों ही कैसे हैं, सही है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है विच इज ए करेक्ट मैचिंग, कि हमें यहाँ पे क्या मैच करना है, हमें करेक्ट सीक्वेंस मैच करना है। पहला दिया गया है क्या, कीलोन। कीलोन हमारा क्या हो जाता है, यहां पर टर्टल हो जाता है, और टेस्टोडो क्या हो जाता है हमारा, टॉर्टोइज हो जाता है। मतलब हमारा सीक्वेंस क्या मिला यहाँ पे, कीलोन हो गया टर्टल, ये हो गया 4, टेस्टोडो हो गया टॉर्टोइज, ये हो गया 3rd, कैमिलियन हमारा हो गया क्या, कैमिलियन हो गया हमारा ट्री लिजर्ड, ये हो गया 2nd, और कैरेटस हमारा क्या हो गया, गार्डन लिजर्ड। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या मिला, 4 3 2 1, जो हमें देखने को मिल रहा है ए में। मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या है इसमें, ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कॉकरोच ब्लड डज नॉट कंटेंट रेस्पिरेटरी पिगमेंट, कि कॉकरोच के रुधिर में कोई भी श्वसन वर्णक नहीं होता है। ये बात सही है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि कॉकरोच के शरीर में साइड में लगी होती है ओपनिंग, इन्हें बोला जाता है स्पाइरेकल्स, और इन ओपनिंग से एयर जो है वो डायरेक्ट ट्रेकियल ट्यूब्स की मदद से अंदर एंट्री करती है, और शरीर की प्रत्येक सेल डायरेक्ट ऑक्सीजन लेती है। किसी भी प्रकार के रेस्पिरेटरी पिगमेंट की वहां कोई जरूरत नहीं होती है। कि ऑक्सीजन रीचेस टू ऑल द टिश्यूज थ्रू डिफ्यूजन फ्रॉम सरफेस, इट डज नॉट रेस्पायर, तो ये हो नहीं सकता, रेस्पायरेशन तो करेगा। कॉकरोच रेस्पायर्स एनएरोबिकली, ये बात भी नहीं है कि कॉकरोच जो है अवायवीय श्वसन करता है। ऑक्सीजन रीचेस टिश्यू थ्रू ट्रेक्यूल्स, ये बात सही है कि यहां पर जो ऑक्सीजन है वो किसकी मदद से, ट्रेकियल ट्यूब्स की मदद से पहुंचती है। मतलब हमारा करेक्ट आंसर जो है वो क्या है इसमें, डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या दिया गया है, मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। संघ एक का स्तंभ 2 से मिलान करें और दिए गए कोड से सही विकल्प चुनें। इन्होंने दिया गया है फिसेज बायोलॉजिकल यूजफुल एनर्जी 104 mm ऑफ Hg और वोकल कॉर्ड। देखिए, अगर हम फिसेज की बात करें तो फिसन क्या करती है, ब्रेकियल रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स, है ना, गिल्स या क्लोम या गलफड़ों की सहायता से श्वसन करती है। मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, 3rd। बायोलॉजिकल यूजफुल एनर्जी, और हमें एनर्जी किस रूप में मिलती है, एटीपी, मतलब ये हो जाएगा हमारा क्या, 4। 104 mm ऑफ Hg, ये हमारी क्या है, एल्वियोलर। अगर हम कूपिकाओं की बात करें, एल्वियोलाई की बात करें, तो वहां पर है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। मतलब ये हो गया हमारा क्या, 2nd। और वोकल कॉर्ड वो कहां पाए जाते हैं, लैरिंक्स में, मतलब वो हो गया हमारा क्या, 1st। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या मिला, 3 4 2 1, जो हमें देखने को मिल रहा है ए में। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि विच इज ए करेक्ट स्टेटमेंट, कि कौन सा कथन जो है वो सही है। हमें इसमें से सही कथन जो है वो चुनने हैं। ट्रेकिया इज ए स्ट्रेट ट्यूब, ये बात सही है कि श्वास नली एक सीधी नली है, ठीक है। एक्सटेंडिंग अप टू दी मिड एब्डोमिनल कैविटी, ये पॉइंट गलत है ना। मिड एब्डोमिनल कैविटी तक नहीं, वो थोरेसिक कैविटी में ही जाकर के क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, वो 2 पार्ट्स में बट जाती है। ब्रोंकाई क्या जाता है, जो कि मध्य उदर नहीं है, वो वक्ष है, फैली होती है। मतलब ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, गलत।
कि प्लूरल फ्लूइड इज प्रेजेंट बिटवीन टू लंग्स, कि दोनों फेफड़ों के मध्य फुफ्फुस आवरणी द्रव भरा होता है। ये बात भी गलत है। क्यों? क्योंकि फुफ्फुस आवरणी द्रव दो फेफड़ों के बीच में नहीं, बल्कि फेफड़ों के बाहर जो झिल्लियां हैं दो, उन दोनों झिल्लियों के बीच में पाया जाता है। मतलब ये स्टेटमेंट भी कैसा हो गया? गलत हो गया। थोरेसिक चैम्बर इज डॉर्सली फॉर्म्ड बाय सर्वाइकल वर्टिब्रा। देखिए, वर्टिब्रा है, ये बात तो सही है, लेकिन वो सर्वाइकल नहीं है, वो एक्चुअली में थोरेसिक वर्टिब्रा है। मतलब ये स्टेटमेंट भी हमारा कैसा हो गया? गलत हो गया। नेक्स्ट, वी कैन नॉट डायरेक्टली अल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम। मतलब हमें यहां पर कि हम सीधे फुफ्फुस आयतन को बदल नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे फेफड़ों में कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की कैपेबिलिटी नहीं होती है, इसलिए हमें डिपेंड रहना पड़ता है किस पे? थोरेसिक कैविटी पे। तो हमारा डी वाला स्टेटमेंट कैसा है? सही है। और हमें चुनना क्या था? सही, कि हम सीधे फुफ्फुसी आयतन को नहीं बदल सकते। नेक्स्ट पे चलते हैं। What happens when the pacemaker is non-functional? कि यदि पेसमेकर निष्क्रिय हो जाए तो क्या होगा? तो हमारा दिल धड़केगा तो सही, क्योंकि पेसमेकर कौन है? एसए नोड। इंपल्स जनरेट कौन करता है? एसए नोड। और उसे ट्रांसमिट करता है कहां पर? एवी नोड, बंडल ऑफ हेज और पुरकिंजे फाइबर पर। तो अगर एसए नोड खराब भी हो जाए तो भी एवी नोड, बंडल ऑफ हेज और पुरकिंजे फाइबर भी वहां पर इंपल्स जनरेट कर सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ओनली द ऑरिकल्स विल कॉन्टैक्ट रिदमिकली। ये बात सही नहीं है कि केवल आरएन में ही क्रम से संकुचन होगा। द कार्डियक मसल्स डू नॉट कॉन्ट्रैक्ट इन ए कोऑर्डिनेट मैनर रिदमिकली। कि हाँ, कॉन्ट्रैक्ट तो करेंगे लेकिन वो रिदमिकली नहीं होगा। कि हृदय पेशियां एक क्रम से व समन्वय तरीके से संकुचित नहीं होंगी। तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है? बी है। ओनली वेंट्रिकल्स, ऐसा नहीं है। नो इफेक्ट ऑन कार्डियक मसल, इफेक्ट तो पड़ेगा लेकिन उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हमारा दिल जो है वो धड़कता रहेगा। तो करेक्ट आंसर इसमें है बी। नेक्स्ट हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट पेयर। हमें ढूंढना है इसमें क्या? सही, कि निम्न में से कौन सा एक सही जोड़ा किसके लिए? मानव वृक्क के विशिष्ट भाग के कार्य को दिखाता है। देख लेते। पहला दिया गया है पोडोसाइट्स। पोडोसाइट सेल्स कहां पाई जाती है? पोडोसाइट सेल्स पाई जाती है जो बोमेन कैप्सूल होती है उसकी इनर लाइनिंग में। क्रिएट माइन्यूट स्पेसेस, जिन्हें नाम दिया स्लिट पोर्स, फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इनटू बोमेन कैप्सूल। ये बात सही है कि पोडोसाइट में अति सूक्ष्म अवकाशों का सृजन करके बोमेन संपुट में रुधिर का निस्यंदन करते हैं। और देखते हैं, हेनले लूप मोस्ट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ मेजर। जी नहीं, आप जानते हैं एनसीईआरटी में एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि 70 to 80% ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट कहां से एब्जॉर्ब होती है? पीसीटी से। तो मोस्ट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन कहां से होता है? पीसीटी से होता है। मतलब ये वाला स्टेटमेंट बी वाला कि हेनले लूप में क्या है? गुच्छीय निस्यंद से बृहद पदार्थों की अधिकांश मात्रा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डीसीटी की बात करें कि डीसीटी रीअब्जॉर्प्शन ऑफ पोटेशियम आयन, तो ये भी गलत है। एक डायग्राम एनसीईआरटी में दिया है, उसमें आप देखेंगे कि वहां पर डीसीटी में पोटेशियम आयनों का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, बल्कि क्या हो रहा है? वहां पर सीक्रेशन हो रहा है। आयंस इनटू द सराउंडिंग ब्लड कैपिलरीज, कि दूरस्थ कुंडल नलिका में आसपास की रुधिर कोशिकाओं में पोटेशियम आयनों का क्या होता है? पुनः अवशोषण। ये पॉइंट हमारा कैसा है? गलत है। नेक्स्ट, एफरेंट। एफरेंट या हिंदी में से कहा जाता है अविवाही धमनिका। ये वो धमनिका होती है जिससे होकर के ब्लड कहां पहुंचता है? ग्लोमेरुलस या केशिका गुच्छ में। कैरीज ब्लड अवे, तो अवे नहीं है, वो टूवार्ड्स है। कि जो यहां लिखा है ना केशिका गुच्छ से दूर, तो वो दूर नहीं है, केशिका गुच्छ की ओर है। मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या निकला इसमें से? फर्स्ट वाला निकला। नेक्स्ट है हमारे पास विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, कि कौन सा कथन जो है वो सही है? हमें सही चुनना है। द टेंटाकल्स ऑफ हाइड्रा डू नॉट हेल्प इन लोकोमोशन। ये बात गलत है कि हाइड्रा के जो टेंटाकल्स है वो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। दूसरा, द टेंटाकल्स ऑफ हाइड्रा हेल्प इन फूड कैप्चरिंग। ये बात सही है। मतलब हमारा बी वाला स्टेटमेंट कैसा है? सही है। द टेंटाकल्स ऑफ हाइड्रा हेल्प इन सर्कुलेशन, तो सर्कुलेशन में इनका कोई रोल नहीं है। मतलब हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? बी है। बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं।
विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, हमारे काम की चीज ये है, इसको स्टार लगा के रखेंगे कि कौन सा कथन कैसा है, असत्य है, हमें गलत पॉइंट ढूंढना है। अब एनसीईआरटी क्या लिख रही है, हमें उस बात को सोचना है। द स्कल इज कंपोज्ड ऑफ टू सेट ऑफ क्रेनियल एंड फेशियल बोन दैट टोटल्स ऑफ 22, ऐसा एनसीईआरटी ने दिया है कि हमारे जो स्कल है उसमें कुल हड्डियां कितनी है, 22 हैं। अगर हम उसमें सिर्फ शामिल करें किसको, क्रेनियम बॉक्स और फेशियल, यहाँ पे ईयर और साइकल्स और हाइवर्ड की बात नहीं करी है। एनसीईआरटी ने इस चीज का जिक्र बाद में जाके करा है, जो है ना। एक्सियल स्केलेटन कंप्राइजेज 80 बोन्स, कि अगर हम एक्सियल स्केलेटन की बात करें तो उसमें कुल कितनी हड्डियां हैं, उसमें कुल 80 हड्डियां हैं। ये बात सही है, क्योंकि 80 बोन्स कहां पे होती हैं, एक्सियल में या अक्षीय कंकाल में, जबकि 126 कहां होती है, 126 होती है उपांगीय या अपेंडिकुलर में। एक्सियल स्केलेटन कंप्राइजेज स्कल, ये बात सही है। वर्टिब्रल कॉलम, ये बात सही है। गर्डल्स ये नहीं है, और रिब्स। गर्डल्स और लिम्स ये दोनों शामिल हैं किसमें, ये दोनों शामिल हैं अपेंडिकुलर में, कि अक्षीय कंकाल में खोपड़ी है, वर्टिब्रल कॉलम है, मेखला नहीं है। द फेशियल रीजन इज मेड अप ऑफ 14 स्केलेटल एलिमेंट्स, ये बात सही है कि फेस में अगर हम बात करें तो फेस में टोटल 14 बोन्स होती हैं। मतलब हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है, सी, क्योंकि यही स्टेटमेंट कैसा है, गलत, और हमें चुनना कैसा था, गलत। द करेक्ट आंसर इसमें क्या है, हमारा सी है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हार्मोन इज आर करेक्ट, हमें ढूंढना है क्या करेक्ट, कि हार्मोन में भी प्रोटीन और स्टेरॉइड, कि हार्मोन जो है वो प्रोटीन या स्टेरॉइड हो सकते हैं, ये बात सही है। एनसीईआरटी ने पूरी तरीके से क्लासिफाई करके दिया है ना। पेप्टाइड है, प्रोटीन्स है, स्टेरॉइड्स हैं, अलग अलग कैटेगरी के हार्मोन्स हो सकते हैं। कि हार्मोन प्रोटीन या स्टेरॉइड हो सकता है, ये बात सही है, और हमें सही चुनना था। मतलब पहला स्टेटमेंट कैसा है, सही है। हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिटिव, हार्मोन अपोषकी है, ये बात भी सही है। नॉन एंटीजेनिक है, अप्रतिजनिक है, ये बात भी सही है। एंड नॉन स्पीसीज स्पेसिफिक, ये बात भी सही है कि वो जातीय विशिष्ट नहीं होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट में लिखा है हार्मोन्स आर नॉट स्टोर्ड विदाउट एनी, आमतौर पर ऐसा होता है कि हार्मोन्स को स्टोर नहीं किया जाता है, हार्मोन्स की जब जरूरत होती है उन्हें तभी निकाला जाता है। लेकिन वहां पर एक एक्सेप्शन आता है, थायराइड ग्लैंड, लेकिन यहां पर उन्होंने शब्द क्या इस्तेमाल करा है, विदाउट एनी एक्सेप्शन। मतलब इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा कैसा हो जाता है, गलत हो जाता है, कि बिना किसी अपवाद के, ये गड़बड़ है। नेक्स्ट, ऑल हार्मोन्स हैव सेम केमिकल मैकेनिज्म, ऐसा नहीं है। अगर आप एंडोक्राइन में देखें तो वहां पर दो तरीके से दिए गए, एक जब उनका रिसेप्टर कहां हो, सेल मेम्ब्रेन पर, और दूसरा जब उनका रिसेप्टर कहां हो, न्यूक्लियस के अंदर। मतलब हमारा ए और बी कैसा है, सही है, और सी और डी कैसा है, गलत है, जो हमें देखने को मिल रहा है कहां पर, सी ऑप्शन में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा, सी। नेक्स्ट में क्या दिया है, फिल इन दी ब्लैंक्स फ्रॉम दी ऑप्शंस गिवन बिलो, कि निम्नलिखित दिए गए विकल्पों के आधार पर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। इन्होंने लिखा है ए हार्मोन इंटरेक्ट विद मेम्ब्रेन, अगर हम मेम्ब्रेन बाउंड की बात कर रहे हैं तो मेम्ब्रेन बाउंड में जो वाटर सोल्यूबल हार्मोन्स होते हैं वो आते हैं। अब यहां पर आप देखें दूसरे में क्या लिखा है, एंड प्रोड्यूस क्या, तो जो हार्मोन्स होते हैं वो होते हैं क्या, प्राइमरी मैसेंजर, प्राथमिक संदेशवाहक, और अगर वो मेम्ब्रेन पर ही रुक रहे हैं तो आगे सूचना पहुंचाने के लिए वो किसका इस्तेमाल करेंगे, द्वितीयक संदेशवाहक का। अब द्वितीयक संदेशवाहक हमें कहां कहां देखने को मिल रहा है, यहां प्राथमिक प्राइमरी लिखा है, यहां प्राइमरी प्राथमिक लिखा है, मतलब हमारा आंसर जो आएगा वो सी और डी में से आएगा। लेकिन जो पहली बार में दिया उन्होंने मेम्ब्रेन बाउंड, और मेम्ब्रेन बाउंड कौन होते हैं, जो वाटर सोल्यूबल होते हैं, जबकि टेस्टोस्टेरोन क्या है, वो स्टेरॉइड है, क्योंकि वो एक सेक्स हार्मोन है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आएगा, डी, एलएच एंड द्वितीयक संदेशवाहक, क्योंकि आप जानते हैं एलएच जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाला हार्मोन है, और एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन कैसे होते हैं, प्रोटीन नेचर के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The ovaries are connected to the pelvic wall and uterus with the help of, इसका आंसर है लिगामेंट। एनसीईआरटी से डायरेक्ट स्टेटमेंट उठाया गया है कि अंडाशय श्रोणि भित्ति और गर्भाशय से किसकी सहायता से जुड़ी होती है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी फॉलिकल्स आर प्रेजेंट इन आर लेफ्ट इन बोथ ओवरीज एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, पहली बार देखने में ही जो हमारे दिमाग में इमेजिनेशन आएगा और वो आंसर क्या लगेगा,
60,000 to 80,000, और ऐसे में एग्जामिनर हमेशा इसे फर्स्ट ऑप्शन पे ही रखेगा। लेकिन अगर आप भूल रहे हैं तो यहां पे शब्द इस्तेमाल करा है क्या, बोथ, कि प्यूबर्टी के समय कितने प्राथमिक पुटक, दोनों अंडाशय में, जबकि एनसीईआरटी में लिखा है प्रत्येक अंडाशय में 60,000 से 80,000, और यहां बात चली किसकी, दोनों की, तो डबल कर दो, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 120 to 160। तो करेक्ट आंसर है हमारा डी। नेक्स्ट, कि विच इज ए पॉसिबल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ फॉर्मुलेटेड बाय WHO, कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा स्थापित मापदंड में कौन जनन स्वास्थ्य में शामिल है, फिजिकल, इमोशनल या सोशल, तो ये ऑल ऑफ दीज है डेफिनेशन में। सिंपल सी डेफिनेशन पूछी गई है यहां पर। नेक्स्ट में देखें, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, के नीचे दो कथन दिए गए हैं, पूछा गया है क्या सही है क्या गलत है। द एसेंस ऑफ डार्विनियन थ्योरी एवब इवोल्यूशन इज बाय नेचुरल सिलेक्शन, ये बात सही है। डार्विन का जो मेन फोकस है वो दो चीजों पे एनसीईआरटी में लिखा है, एक है ब्रांचिंग डिसेंट, सार्वजनिक अवरोहण, और दूसरा दिया गया है प्राकृतिक वर्ण, मतलब नेचुरल सिलेक्शन। कि विकास के डार्विन सिद्धांत का मूल सार या मूल तत्व क्या है, वो है प्राकृतिक वर्ण। ये स्टेटमेंट हमारा कैसा है, सही है। दूसरे में लिखा है इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन, कि नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा जो इवोल्यूशन होगा वो क्या होगा, इन ए ट्रू सेंस वुड हैव स्टार्टेड व्हेन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ विद डिफरेंसेस इन मेटाबॉलिक कैपेबिलिटी ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ, कि प्राकृतिक वर्ण से विकास अपने वास्तविक अर्थ में तब शुरू हुआ होगा जब जीवन के कोशिकीय रूपों में अपनी चयापचयी क्षमताओं की विभिन्नता के कारण अपना जीवन आरंभ किया होगा। ये एज इट इज स्टेटमेंट उठाया गया है एनसीईआरटी से, जहां पे हेडिंग डली गई है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन या जैविक विकास, तो शुरुआत यही से, इसी लाइन से हुई है, और दोनों ही स्टेटमेंट हमारे कैसे हैं, सही है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, तो दोनों कथन एक बार दो कैसे हैं, सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं, रीड दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्न कथनों को पढ़िए, फिर वही होगा, या तो हमें सही ढूंढना है या गलत ढूंढना है। कि नर्वस सिस्टम प्रोवाइड्स एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, ये एज इट इज एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है। कि तंत्रिका तंत्र एक व्यवस्थित तंत्र की तरह बिंदु को बिंदु से जोड़ता है, याद करें साइनेप्स, जहां एक तंत्रिका कोशिका दूसरी तंत्रिका कोशिका से जुड़ती है। नेक्स्ट, द एंडोक्राइन सिस्टम प्रोवाइड्स केमिकल इंटीग्रेशन थ्रू हॉर्मोन्स, के अंतःस्रावी तंत्र हार्मोन के द्वारा रासायनिक एकीकरण प्रदान करता है, ये बात भी सही है। मतलब जो शुरुआत के स्टेटमेंट है वो हमारे दोनों कैसे हैं, सही है। हमारा फर्स्ट भी सही है और सेकंड भी सही है। द न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी कॉम्प्लेक्स इन लोअर इनवर्टिब्रेट, ये गलत है। अगर हम निम्न अकशेरुकियों की बात करें तो उनका बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, मतलब ये कैसा हो गया, गलत। न्यूरन कैन डिटेक्ट, ये बात सही है, एंड रिसीव स्टिमुलाई, ये बात भी सही है। बट कांट ट्रांसमिट, के तंत्रिका तंतु उद्दीपन को खोज सकते हैं और ग्रहण कर सकते हैं, ये बात सही है, पर प्रसारित नहीं कर सकते, ये बात गलत है। आप जानते हैं कि अगर हम किसी न्यूरॉन की बात करें तो वो इंपल्स को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक भी भेज सकता है और एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में भी भेज सकता है, मतलब वो ट्रांसमिट कर सकता है। ये स्टेटमेंट भी कैसा है, गलत है। अब हमें चुनना क्या है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर फॉल्स, हमें चुनना था क्या, गलत। तो कितने स्टेटमेंट गलत निकले, 2, मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या है, सी है। नेक्स्ट में क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, हमें यह ढूंढना है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। पहला, आईजीई एंटीबॉडीज आर इन्वॉल्व इन एलर्जीज, कि आईजीई जो एंटीबॉडी होती है वो एलर्जिक रिएक्शंस में भाग लेती है, ये बात कैसी है, सही है। दूसरे में लिखा है एक्सेसिव डोजेज ऑफ कोकेन कॉजेज हेलुसिनेशन, कि कोकेन का हाई डोज जो है अत्यधिक मात्रा से विभ्रम या हेलुसिनेशन होता है। एनसीईआरटी में इसको सीधे सीधे लिखा गया है, हाँ होता है, कि कोकेन के हाई डोज से हेलुसिनेशन जो है वो होता है। नेक्स्ट लिखा है अल्फा इंटरफेरॉन प्रिवेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्यूमर, ये उल्टा हो गया है,
कि अल्फा इंटरफेरॉन के लिए वहां पे लिखा गया है कि ये बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर कहलाते हैं और ये ट्यूमर को नष्ट करने में मदद कर सकते हैं। तो यहां पे क्या लिख रहा है, उल्टा, कि डिस्ट्रक्ट होने को क्या करेंगे, रोकेंगे। मतलब ये स्टेटमेंट हमारा कैसा है, गलत है, और जो गलत है वही हमारा क्या है, सही है। फिर भी एक बार डी वाला और देख लो कि समटाइम्स ड्यू टू जेनेटिक और अननोन रीजंस बॉडी अटैक सेल्फ सेल्स, और इसे बोला जाता है ऑटो इम्यूनिटी, है ना, कि कभी कभार आनुवांशिक या अज्ञात कारणों से शरीर अपनी ही कोशिकाओं पर हमला करता है, इसे बोलते हैं स्व प्रतिरक्षा, ऑटो इम्यूनिटी। कुछ एग्जाम्पल भी एनसीईआरटी ने दिए हैं, जैसे रिमोटॉइड अर्थराइटिस, माइस्थीनिया ग्रेविस, या हाशीमोटो डिजीज भी है। अगले क्वेश्चन में दिया गया है मैच दी कॉलम, सुमेलित कीजिए। यहां पर हमें दो कॉलम दिए गए हैं और एक तरफ वहां पे विभिन्न प्रकार के ह्यूमन इवोल्यूशन के मेंबर्स दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके कुछ कैरेक्टर्स दिए गए, हमें उनको आपस में मैच कराना है। जैसे यहां पे लिखा है फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग यूज हाइड टू प्रोटेक्ट द बॉडी। देखिए ये जो पॉइंट है ना, यूज हाइड टू प्रोटेक्ट द बॉडी, ये स्टार्ट करा था किसने, निएंडरथल ने, मतलब ये हमारा हो जाएगा सेकंड। और ऐसा हमें देखने को मिल रहा है सिर्फ किसमें, सी में। तो अगर हमें ये एक चीज भी पता है तो भी हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन फिर भी एनसीईआरटी में जो जो चीजें दी है उनको लेकर हम इसको एक बार क्रॉस चेक कराएंगे कि यहाँ पे ए का हो गया 5 कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस क्या है, हंटेड विद स्टोन, कि जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है वो पत्थरों के हथियार से शिकार किया करते थे, लेकिन क्या थे, प्रोबेबली एट फ्रूट्स, क्या खाते थे, फल खाते थे। दूसरा है बी का फर्स्ट के होमो हैबिलिस, ये फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग है, ऐसा शब्द एज इट एज एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जो होमो हैबिलिस है वो क्या है, पहला मानव की तरह दिखने वाला है, फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग। इसे द टूल मेकर के नाम से भी जानते हैं या द हैंडीमैन। नेक्स्ट हमारे पास सी का है 4, सी कौन है, होमो इरेक्टस, और होमो इरेक्टस के बारे में क्या लिखा है, प्रोबेबली एट मीट, कि होमो इरेक्टस क्या थे, संभवतः मांस खाते थे। और डी का हो गया सेकंड कि यूज हाइड टू प्रोटेक्ट द बॉडी, कि शरीर की रक्षा के लिए खालों का उपयोग करते थे। और ई का हो गया थर्ड कि जो मॉडर्न ह्यूमन है उसका ज्यादातर जो विकास है वो अफ्रीका और एशिया में हुआ है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या निकल के आया, सी निकल के आया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू मैच, कि निम्न में से कौन वास्तविक सुमेलित है, कि इनमें से हमें क्या देखना है कि सही तरीके से किसे मिलाया गया है। पहला दिया गया है स्कोलियोडॉन, ये एक बोनीफिश है, जी नहीं, स्कोलियोडॉन जो है वो एक अस्थिल मछली नहीं है, वो एक उपास्थल मछली है। दूसरी तरफ क्लेरियस या मगूर, क्या ये एक बोनीफिश है, जी हाँ, क्लेरियस एक बोनीफिश है, मतलब बी वाला हमारा क्या है, मिल रहा है। एक्जोसीटस, क्या ये एक कार्टिलेजिनस फिश है, एक्जोसीटस जिसे हम लोग फ्लाइंग फिश भी कहते हैं, ये कार्टिलेजिनस फिश या उपास्थल मछली नहीं है, बल्कि क्या है, ये एक अस्थिल मछली है। टेरोफिलम, इसे फाइटिंग फिश कहते हैं, जी नहीं, टेरोफिलम जो है वो हमारी एंजल फिश है, फाइटिंग फिश कहा जाता है किसको, बेटा को। तो हमारा यहाँ पे एक ही ऑप्शन जो है वो सही मिल रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रॉन्ग अबाउट फ्रॉग, कि मेढक से संबंधित गलत कथन को पहचानिए। हमें चुनना है इसमें से क्या, रॉन्ग स्टेटमेंट, कि द स्किन इज स्मूथ एंड स्लिपरी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूकस, कि मेढक की त्वचा श्लेष्मा से ढकी होने के कारण चिकनी व फिसलनी होती है, ये बात सही है। नेक्स्ट में दिया गया है द कलर ऑफ डोर्सल साइड ऑफ बॉडी इज पेल येलो, यहां पे ऐसा नहीं है, जो डोर्सल कलर है वो एक्चुअली में ऑलिव ग्रीन है और जो वेंट्रल सरफेस है वो एक्चुअली में कैसी है, पेल है। मतलब ये स्टेटमेंट हमारा कैसा है, गलत है, और जो गलत है वही हमारा क्या है, सही है। फिर भी एक बार सी में भी देख लें, द कलर ऑफ डोर्सल साइड ऑफ बॉडी इज ऑलिव ग्रीन, ये बात सही है कि जो डोर्सल साइड है वो कैसी है, ऑलिव ग्रीन है, और जो वेंट्रल साइड है वो कैसी है, पेल येलो है ना। द मोस्ट कॉमन स्पीसीज ऑफ फ्रॉग इन इंडिया इज राणा टिग्रीना, ये बात सही है कि भारत में मेढक की सबसे सामान्य जाति कौन है, राणा टिग्रीना। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, बी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। मैच दी कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सिलेक्ट दी करेक्ट, कि कॉलम 1 को, स्तंभ 1 को 2 से मेल करें और दिए गए कोड से क्या करें,
सही विकल्प को चुनें। हमें वो मैच करना है। यहां पे लिखा है टीवी प्लस ईआरबी, और टीवी प्लस ईआरबी को कहा जाता है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। मतलब हमारा ए का क्या आएगा, फर्स्ट आएगा। रेजिडुअल वॉल्यूम, ईआरबी, टीवी और आईआरबी, इसे कहा जाता है टोटल लंग कैपेसिटी, मतलब बी का क्या हो जाएगा, सेकंड। और ईआरबी प्लस आरबी को आ जाता है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, मतलब ये हो जाएगा हमारा क्या, थर्ड। मतलब ये सीधे सीधे मेल करे गए हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1 2 3, यानी कि आंसर क्या है इसका, ए है। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन वो होता है जहां पर बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को ब्लड की सप्लाई करी जाती है। जो कहां से स्टार्ट होता है कि अगर हम यहां से बात करें, ये मान लीजिए हमारा हार्ट है, ये हमारा लेफ्ट एट्रिया है, ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो शुरुआत कहां से होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल से। कहां जाएगा, एओर्टा में। एओर्टा की ब्रांचिंग क्या होगी, आर्टरी। आर्टरी की ब्रांचिंग क्या होगी, आर्टेरियोल। आर्टेरियोल की ब्रांचिंग क्या होगी, कैपिलरीज, है ना। और वहां से वेन्यूल्स, वेन, और वेन आके कहां खुलेंगी, राइट एट्रियम में। और राइट एट्रियम से कहां जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। तो करेक्ट पाथवे कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। अब वही चीज हमें देख लेनी है कि क्या ये राइट एट्रियम से शुरू हो रहा है और वहां से एओर्टा में जा रहा है, जी नहीं, वो राइट एट्रियम से नहीं, लेफ्ट वेंट्रिकल से शुरू हो रहा है। दूसरे में क्या वो लेफ्ट एट्रियम से शुरू हो रहा है, हम देखेंगे कि लेफ्ट एट्रियम से कहा जा रहा है, वेना कावा में, तो ऐसा नहीं है, लेफ्ट एट्रियम से वेना कावा में नहीं जा सकता। कि लेफ्ट एट्रियम से कहा जा रहा है, डोर्सल एओर्टा में, ऐसा सोचेंगे। फिर कहा जा रहा है टिश्यू में, ऐसा हो सकता है। फिर कहा जा रहा है वेना कावा में, ऐसा हो सकता है। वहां पे कहा रहा है राइट एट्रियम में, ऐसा हो सकता है। लेकिन फिर भी एक बार डी ऑप्शन में भी देख लो कि लेफ्ट एट्रियम में ये है, लेफ्ट एट्रियम से डोर्सल एओर्टा ये है, डोर्सल एओर्टा से लंग्स, जी नहीं, वो राइट साइड से जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या जा रहा है, सी जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच इज ए करेक्ट स्टेटमेंट, कि निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही है। यहां पर 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें उनमें से करेक्ट वाले ढूंढने हैं। एन अडल्ट मैन नॉर्मल बीपी इज 100 by 80 mm of Hg, तो ऐसा नहीं है, इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 120 by 80 mm of Hg। मतलब हमारा पहला स्टेटमेंट कैसा है, गलत है। दूसरे में दिया गया है कॉर्डी टेंडनी आर प्रेजेंट इन वेंट्रिकल, कि कॉर्डी टेंडनी निलय में होते हैं, ये बात सही है। मतलब हमारा ये वाला स्टेटमेंट कैसा है, सही है, कि कॉर्डी टेंडनी निलय में होते हैं। वन कार्डियक साइकिल इज कंप्लीटेड इन 0.8 सेकेंड, के एक हृदय चक्र 0.8 सेकंड में पूर्ण होता है, ये बात भी कैसी है, सही है। नेक्स्ट, एट्रियल डिपोलराइजेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय टी, तो एट्रियल डिपोलराइजेशन जो टी से शो नहीं होता, वो पी तरंग से या पी वेव से शो होता है। टी तरंग से शो होता है वेंट्रिकल का रिपोलराइजेशन, के जो निलय होते हैं उनका क्या शो होता है, पुनः ध्रुवण। मतलब ये स्टेटमेंट भी हमारा कैसा है, गलत है। तो जो हमें चुनना क्या था, करेक्ट। तो करेक्ट कौन से देखने को मिले, बी और सी। मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या है इसमें, बी है। नेक्स्ट में चलते हैं। एडीएच, इसका पूरा नाम है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, या इसे कहा जाता है वैसोप्रेसिन। कि एंजाइम दैट हाइड्रोलाइजेस, तो ये एंजाइम नहीं है, ये क्या है, हार्मोन। दूसरा, हार्मोन रिलीज बाय पिट्यूटरी, ये बात सही है, वो भी कौन सा पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। दैट प्रमोट्स रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम ग्लोमेरुलर, कि पिट्यूटरी के द्वारा निकलने वाला हार्मोन है जो ग्लोमेरुलर से पानी के पुनः अवशोषण को बढ़ा देता है, ये बात जो है वो सही है। नेक्स्ट, हार्मोन दैट प्रमोट्स ग्लाइकोजिनोलाइसिस, कि हार्मोन जो ग्लाइकोजिनोलाइसिस को प्रमोट करता है, तो ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। एनर्जी रिच कंपाउंड, तो एनर्जी रिच कभी होते ही नहीं है हार्मोन्स, तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है, बी है। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलते हैं। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, हमारे लिए सही क्या ढूंढना है, हमें एक गलत कथन ढूंढना है, किसके बारे में, कि विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर थिक फिलामेंट। थिक फिलामेंट हमारे कौन होते हैं, मायोसिन वाले। कि थिक फिलामेंट इज फॉर्म्ड बाय ए पॉलीमराइज प्रोटीन, ये बात सही है कि जो मायोसिन है वो एक बहुलक कण है। द हेड विद शॉर्ट आर्म ऑफ म्यूरोमाइसिन इज HMM,
कि अगर हम हेड विद शॉर्ट आर्म की बात करें तो वो किसका बना है, वो एचएमएम का बना है, ये बात भी सही है। ईच थिक फिलामेंट इज फॉर्म्ड बाय एक्टिन प्रोटीन, ये पॉइंट गलत है, वो किसका बना है, मायोसिन का, और जो गलत है वही हमारा क्या है, सही है। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर भी डी में अगर आप देखिए क्या लिखा है कि द टेल ऑफ मीरोमायोसिन इज फॉर्म्ड बाय एलएमएम, तो ये पॉइंट भी कैसा है, सही है। नेक्स्ट में चलते हैं, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड गिव द आंसर। कि शॉर्ट फाइबर्स विच ब्रांच रिपीटेडली एंड प्रोजेक्ट आउट ऑफ सेल बॉडी कॉल्ड डेंड्राइट, कि छोटे तंतु जो कोशिका काय से प्रवर्धित होकर लगातार विभाजित होते हैं डेंड्राइट कहलाते हैं, ये पॉइंट कैसा है, सही है। नेक्स्ट में लिखा है न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड्स एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस फॉर ए क्विक, ये शब्द ज्यादा अच्छा लिखा है, क्विक मतलब त्वरित समन्वय हेतु, मतलब ये पॉइंट भी हमारा कैसा है, सही है। नेक्स्ट में लिखा है द डेंड्राइट ट्रांसेंड नर्व इंपल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, ये पॉइंट गलत हो जाता है, वो अवे फ्रॉम द सेल बॉडी नहीं है, वो टुवार्ड्स द सेल बॉडी है, कि दुर्माक्ष तंत्र का आवेगों को कोशिका काय से दूर, तो दूर नहीं कोशिका काय की ओर ले जाते हैं, मतलब ये स्टेटमेंट हमारा कैसा है, गलत है। अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर नॉट इंक्लोज्ड बाय स्वान सेल इन पीएनएस, जबकि एनसीईआरटी में ऐसा लिखा है कि जो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स भी होते हैं उनके चारों तरफ भी स्वान सेल पाई जाती हैं, मतलब ये स्टेटमेंट भी हमारा कैसा हो गया, गलत हो गया। मतलब हमारा ए और बी कैसा है, सही है, और सी और डी कैसा है, गलत है। तो हमारा करेक्ट क्या हो जाएगा, ए एंड बी आर करेक्ट वेयर एज सी एंड डी आर इनकरेक्ट, कि हमारे पास ए और बी सही है जबकि सी और डी कैसे हैं, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कि निम्न में से कौन सा कथन जो है वो क्या है, सही है। जीआईपी गैस्ट्रो इनहिबिटरी नाम में छुपा हुआ है, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, अब इनहिबिटरी है तो स्टिमुलेट तो कर ही नहीं सकता, तो ये कैसा हो गया, गलत हो गया, कि जीआईपी जठर स्राव को प्रेरित करता है, तो प्रेरित नहीं करता, वो अवरोधित करता है। गैस्ट्रिन स्टिमुलेट सीक्रेशन ऑफ एचसीएल, ये बात सही है कि गैस्ट्रिन जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के स्राव को प्रेरित करता है। नेक्स्ट सीक्रेटिन एक्ट्स ऑन एंडोक्राइन, तो ये बात गलत है, वो पैनक्रियाज के एंडोक्राइन पार्ट पर नहीं, एक्चुअली में वो उसके एक्सोक्राइन पार्ट पर काम करता है, मतलब ये स्टेटमेंट भी कैसा है हमारा, गलत है। और सीसी के एक्ट ऑन स्टोमक, तो सीसी के जो है वो स्टोमक पे कार्य नहीं करता है, एनसीईआरटी में लिखा है वो पित्ताशय, गॉल ब्लैडर और अग्नाशय पेनक्रियाज पर कार्य करता है, मतलब ये स्टेटमेंट भी कैसा है, गलत है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसमें बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज ए करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूटरस, कि गर्भाशय से संबंधित कौन सा कथन जो है वो सही है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट इसमें ढूंढने हैं। कि इनफंडिबुलम इज द पियर शेप्ड पार्ट ऑफ यूटरस, तो इनफंडिबुलम वो यूटरस का भाग नहीं है, वो एक्चुअली में फैलोपियन ट्यूब का भाग है। दूसरे में लिखा है फिम्बरी आर लीवर लाइक इन शेप, तो लीवर लाइक नहीं है, एक्चुअली वहां पे फिंगर लाइक शेप लिखा है जो है ना, तो ये स्टेटमेंट भी कैसा हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट इस्थमस इज ए पार्ट ऑफ यूटरस, तो एक्चुअली में इस्थमस यूटरस का पार्ट नहीं है, इस्थमस जो है वो फैलोपियन ट्यूब का पार्ट है, शुरुआत होती है फिम्बरी से, फिम्बरी के बाद इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम के बाद एम्पुला, एम्पुला के बाद इस्थमस, तो ये पॉइंट भी हमारा कैसा हो गया, गलत हो गया। कि प्रोस्टेट इज अटैच्ड टू इस्थमस, तो प्रोस्टेट जो है वो यूरिनरी ब्लैडर के नीचे लगी है, तो वो जो है मेल में है, तो वो तो यहां पे मिलेगी नहीं, इस्थमस से कनेक्ट हो ही नहीं सकती जो है। नेक्स्ट है एंडोमेट्रियम इज ग्लैंडुलर, ये बात सही है, मतलब हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जो कि केवल ई वाला स्टेटमेंट जो है वो कैसा है, सही है, बाकी के सारे स्टेटमेंट क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हेपेटाइटिस बी कैन बी ट्रांसमिटेड बाय, हेपेटाइटिस हर उन तरीकों से फैल सकता है जिससे एड्स फैल सकता है ना, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में भी ये आते हैं। सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द इन्फेक्टेड पर्सन, ये बात सही है, संक्रमित व्यक्ति के साथ सहवास या मैथुन से। दूसरा, शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड नीडल्स और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट विद इन्फेक्टेड पर्सन, संक्रमित व्यक्ति के साथ संक्रमित सुई या सर्जिकल औजार का उपयोग करने से, ये बात भी क्या है, सही है।
फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मदर टू द फीटस, संक्रमित मां से उसके गर्भ में, मतलब सारी की सारी चीजें कैसी हैं, सही हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है इसमें, डी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। मैनी कपल्स मोस्टली द यंग आर वन वर्किंग वन हैव अडॉप्टेड। तो अगर आप शहरी क्षेत्रों की बात करें तो शहरी क्षेत्रों के लिए एनसीईआरटी में स्पेशली लिखा है कि शहरी क्षेत्रों में जो कपल्स है उन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी को भी अपनाया हुआ है। तो सही क्या है इसमें, एक बच्चा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, प्राइमरी रिस्पॉन्स विच इज ऑफ। देखिए दो प्रकार के रिस्पॉन्स होते हैं, अगर हम इसको एक ग्राफ के फॉर्म में समझें तो प्राइमरी रिस्पॉन्स कैसा आता है, जिसका इंटेंसिटी कम होती है और ड्यूरेशन ज्यादा लगती है, जबकि सेकेंडरी रिस्पॉन्स में क्या होता है, इंटेंसिटी ज्यादा होती है और ड्यूरेशन कम लगता है। तो ये हो जाता है हमारा क्या, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, और ये हो जाता है हमारा क्या, सेकेंडरी या द्वितीयक इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, अब यहां पे क्या लिखा है कि प्राइमरी रिस्पॉन्स विच इज ऑफ, कैसा, हाई या लो, तो वहां कैसा दिख रहा है, लो इंटेंसिटी, लो इंटेंसिटी। कि इसे ए मतलब कैसी, उच्च या निम्न, तो वो क्या है, निम्न, मतलब हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा बी और सी में से। दूसरे में क्या दिया गया है, सब्सिक्वेंट इनकाउंटर विद द सेम पैथोजन एलिसिट ए हाईली इंटेंसिफाइड। तो पहले में लो है, दूसरे में हाई है, और वो क्या कहलाएगा, सेकेंडरी। मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में है द फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस। एनसीईआरटी में एक पॉइंट लिखा हुआ है, अगर आप वहां पे देखें कि जब पहला महीना पूर्ण होने पे होता है तब से बच्चे का दिल धड़कना शुरू हो जाता है, और हम इसे स्टेथोस्कोप की सहायता से सुन सकते हैं। द फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस मे बी नोटिस्ड, कि नोटिस कैसे कर सकते हैं, कि वृद्धि करते हुए भ्रूण का प्रथम लक्षण किसके द्वारा पहचाना जा सकता है, तो वो क्या है, लिसनिंग टू द हार्ट साउंड केयरफुली थ्रू ए स्टेथोस्कोप, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास, ए है। ये है हमारे आज के पेपर का लास्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या कहता है। हु प्रपोज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग कैसा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, कि किस वैज्ञानिक ने यह प्रस्तावित किया कि जीवन का पहला स्वरूप पूर्व विद्यमान किससे, जीवन रहित से। तो इसको दिया गया था किसने, ओपरेन और हेल्डेन ने। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये था हमारे आज के पेपर का सॉल्यूशन। मिलेंगे नेक्स्ट पेपर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।